बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर की बायो का चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा पहले टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंसान को रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सीजलेस एक्टिविटीज। इंसान भी जिंदा है। इंसान के जिस्म के तमाम हिस्से हर वक्त अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। हर सेल अपना काम परफॉर्म कर रहा है। हम इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कोई भी काम एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इंसान के हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो बेटा बाकी तमाम जिंदा चीजों की तरह इंसान के पास भी एनर्जी हासिल करने का एक ही तरीका है और वो है रेस्पिरेशन। अगर बेटा हम लोग रेस्पिरेशन की इक्वेशन को देखें तो कुछ चीजें हैं जो हमें समझ में आएंगी। तो आइए जरा पहले रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर देखते हैं। बेटा ये इक्वेशन हमें बताती है इस तरीके से इंसान के तमाम सेल अपने लिए एनर्जी गेन करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन मौजूद है। तो बेटा अगर हमारे सेल्स ने काम परफॉर्म करने हैं तो हमारे हर सेल को इस ऑक्सीजन की जरूरत है। जब वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके खुराक की ऑक्सीडेशन करेगा तो इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, एनर्जी भी पैदा होगी। एनर्जी तो हर सेल की जरूरत थी। हमने देखा कि इस काम के लिए हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हर सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल के तौर पर पैदा हो रही है। अच्छा बेटा हर सेल ऑक्सीजन ब्लड से गेन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को डोनेट कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जिस्म के अंदर इन गैसों को ट्रांसपोर्ट करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, मोर प्रिसाइजली से कहेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारे एक ऐसे सिस्टम के पास आएगा जो गैसों का तबादला करेगा, यानी जरूरी गैसें जो हैं वो ब्लड के अंदर शामिल कर देगा ताकि ब्लड हर सेल तक पहुंचा सके, और फालतू गैसें जो हैं वो ब्लड से गेन कर लेगा, हासिल कर लेगा ताकि उनको जिस्म से बाहर निकाला जा सके। तो बेटा वो सिस्टम जो ऑक्सीजन ब्लड को डोनेट करे और फिर ब्लड उसको हर सेल तक डिलीवर करे, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से ले और जिस्म से बाहर निकाल दे, बेटा इस सिस्टम को नाम दिया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट हैव ए सिस्टम which is responsible for the exchange of gases।
ऑक्सीजन को इनटेक करवाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इस सिस्टम को जो इंसान में गैसों का तबादला करवाएगा, इसे बेटा नाम दिया जाएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेटा अभी तक हम समझ चुके हैं कि इंसान को रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों थी। अगर बेटा इसकी एनाटॉमी की बात की जाए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो याद रखिएगा इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का आगाज होता है नाक में मौजूद इन दो सुराखों की मदद से। याद रखिएगा इन दोनों सुराखों को जो नाक से बाहर की तरफ खुलते हैं, इनको कहा जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसीलिए बेटा यहां पर मैंने लफ्ज लिखा है, पहला पोर्शन है नॉस्ट्रिल। सो इसके बाद बेटा नाक के अंदर जो आपको कैविटी नजर आती है, इसे नाम दिया जाता है नेजल कैविटी। इधर वाली नेजल कैविटी नाक के इस हिस्से में बोन्स की प्रोजेक्शन की वजह से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह इधर वाली जो नेजल कैविटी है, ये भी बेटा इस हिस्से में बोन की प्रोजेक्शन की वजह से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब जहां पर ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, पीछे जाके फिर से इसकी एक ओपनिंग हो जाती है। इधर वाली की भी पीछे जाके सिर्फ एक ओपनिंग हो जाएगी। सो यहां पर एक ओपनिंग ये, एक ओपनिंग ये वाली नेजल कैविटी भी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई, ये वाली नेजल कैविटी भी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई। फिर पीछे जाके इधर वाली नेजल कैविटी का भी एक ही सुराख बन गया, इधर वाली का भी एक ही सुराख बन गया। अब पीछे जाके वो दोनों सुराख जो है हलक में खुलते हैं, थ्रॉट में खुलते हैं, उनको कहा जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल। अच्छा बेटा, इन नॉस्ट्रिल के बाद जो आगे वाला पोर्शन है जिसमें से हवा गुजर के जाएगी, याद रखिएगा उस दूसरे पोर्शन को नाम दिया जाता है फेरेंक्स का, क्योंकि हम पहले नॉस्ट्रिल का जिक्र कर चुके हैं, नेजल कैविटी का जिक्र कर चुके हैं। नेजल कैविटी के आगे इंटरनल नॉस्ट्रिल थे और उसके बाद बेटा आ जाएगा फेरेंक्स। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो यहां पर बेटा ये नोज था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये वाली नेजल कैविटी थी, हवा यहां से अंदर जाएगी इस हिस्से से, ये बेटा इसका इंटरनल नॉस्ट्रिल था, ये वाला पॉइंट। अब अगर आप यहां पर देखें तो मैंने इस हिस्से को लेबल किया है फेरेंक्स। तो बेटा जरा गौर से अगर आप इसे जूम करके देखें तो ये जो बकल कैविटी है, मुंह से जो एक ओपनिंग इधर आती है, वो भी इसी हिस्से में आके मिलती है। इसको जरा जूम करके देख लें, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नाक की कैविटी भी खुलती है और बकल कैविटी भी यहां पर आके खुलती है। दिस कॉमन एंट्रेंस फॉर नोज एंड बकल कैविटी, इस बेटा मुश्तरका पॉइंट को नाम दिया जाता है फेरेंक्स का। इट इज द थर्ड मेजर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और एयर पासेज। अब अगर बेटा बात करें हम लोग फेरेंक्स के बाद, इस हिस्से को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर एक सुराख है, ये विंड पाइप है। तो इस विंड पाइप का ऊपर वाला फूला हुआ हिस्सा है,
इसे बेटा नाम दिया जाता है लेरेंक्स का, जो कि कार्टिलीज का बना हुआ है। आगे चल के हम इस लेरेंक्स की अलहदा से डायग्राम भी देखेंगे और उसको वहां जाके डिटेल से समझेंगे। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो फेरेंक्स है वो लेरेंक्स में ओपन होता है। और लेरेंक्स के लिए भी इतनी बात याद रख लें कि ये कार्टिलीज का बना हुआ एक हिस्सा है। अच्छा बेटा, अगर लेरेंक्स के बाद वाले पोर्शन की बात करें तो वो है ट्रैकिया। इसे विंड पाइप भी कहते हैं। तो बेटा ये अगर डायग्राम में आप देखें तो मैंने इस हिस्से को ट्रैकिया लेबल किया है। ये वो नाली है जो हवा को नीचे की तरफ चेस्ट कैविटी की तरफ लेके आती है। सो हम ये कह सकते हैं कि लेरेंक्स के बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है उसका नाम होगा ट्रैकिया। अच्छा बेटा याद रखिएगा, जब ये ट्रैकिया थोरैसिक कैविटी में एंटर होती है तो ये दो नालियों में तकसीम हो जाती है। उनको बेटा नाम दिया जाता है ब्रोंकाई, एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई। सो ट्रैकिया के बाद जो आगे वाली नाली आएगी उसे क्या नाम दिया जाएगा? ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई एज वेल एज राइट ब्रोंकाई। जो बेटा राइट ब्रोंकाई है वो राइट लंग में दाखिल हो जाएगी और जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो लेफ्ट लंग में दाखिल हो जाएगी। अब अगर बेटा बात की जाए कि ब्रोंकाई लंग्स में दाखिल होने के बाद क्या करती है, तो याद रखिएगा ये मजीद छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है। उन छोटी नालियों को नाम दिया जाता है ब्रंक्यूल्स। अब बेटा ये ब्रंक्यूल लंग्स के अंदर, अगर आप चेक कर सके, यहां मैंने ब्रोंकस लिखा है, फिर ये आगे मजीद डिवाइड होते हैं, मजीद सब डिवाइड होते हैं। एक वक्त आता है कि इनका डायामीटर 1 मिलीमीटर से भी कम रह जाता है, तो तब इनको नाम दिया जाता है ब्रंक्यूल्स का। वो ब्रंक्यूल आगे बिल्कुल छोटी छोटी बारीक नालियों में तब्दील हो जाते हैं। उन बारीक नालियों को बेटा नाम दिया जाता है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट जो है ये खुलती हैं, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर है बेटा थैलियों का। दोबारा देख लें, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सैक्स विच लुक लाइक द क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। इनको बेटा नाम दिया जाता है एल्वियोलर सैक का। तो बेटा ये वो मुख्तलिफ हिस्से थे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल थे। तो अब मैं जल्दी से अगर आपको एक मरतबा एयर पॉसेज वे का वंस अगेन रिपीट कर दूं, बता दूं कि कहां कहां से हवा गुजरती है। तो मैंने कहा सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होंगे, फिर हवा नेजल कैविटी में जाएगी, फिर उसके बाद फेरेंक्स में जाएगी, फिर लेरेंक्स में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर ब्रोंकाई में जाएगी, फिर ब्रंक्यूल में जाएगी, फिर एल्वियोलर डक्ट में जाएगी और आखिरकार एल्वियोलर सैक तक पहुंच जाएगी। तो बेटा ये थी एनाटॉमी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की।